मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर इकबाल मसानी की कि उनके आपने अपना टाइम बहुत ही कीमती टाइम निकाला इनफैक्ट क्योंकि हम 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट कोविड को और हम डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट सूरत हाल जो है वो हमें नज़र आ रही हैं और हर दिन जो है वो हमें एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, चाहे हमारे घर में हो या फिर हमारे स्कूलों की सूरत हाल हो, लेकिन हमें हर दिन एक नई सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है। डॉक्टर इकबाल आपका माइक अनम्यूट है, आप उनको उसको जी अनम्यूट जी कर दीजिए। जी थैंक जी यू। अनम्यूट कर दिया मैं। डॉक्टर इकबाल की वजह से ये सारा सेशन जो है वो आज कंडक्ट किया जा रहा है और उन्होंने मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव अ शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ पढ़ो एंड पढ़ाओ। व्हेन द लॉकडाउन वाज स्टार्टेड लास्ट ईयर हम लोग ने पढ़ो एंड पढ़ाओ स्टार्ट किया था with the basic aim in mind to provide very good and quality education to all of the students around the world जिस और ख़ास तौर पे with the aim in mind कि हम उन लोगों को रीच कर सकें जिनको अभी ये सारी चीज़ें अभी मैसर नहीं हैं कि वो बहुत ज़्यादा फैंसी एजुकेशन या बहुत सारी चीज़ें जो हमारी बहुत सारी ऐसी तालीम जो हमारी जो डेली बेसिस पे हमें जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ-साथ हम बाई मंथली टॉक्स भी हम कंडक्ट करते हैं और उसमें डॉक्टर इकबाल मसानी ने पहले भी हमारे साथ एक सेशन किया था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था और उसके साथ-साथ जो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये पूरा प्रोग्राम जो पढ़ाई पढ़ाओ का है वो मैं मेरे सर सैयद खुशबू हुसैन को मैं डेडिकेट करती हूँ क्योंकि उनकी वजह से आज ये सब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और उसी के साथ हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक बाकी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग अपना माइक जो है वो म्यूट कर लीजिए ताकि दूसरों को सुनने में जो है आसानी हो। अभी जो शुरू की जो स्लाइड्स आपके सामने हैं हम उस सब चीज़ों से हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं बट जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू कोरोना वायरस कोविड-19 हमें हमें इसको डिफीट करना है। जब तक हम इसको ओवरऑल नहीं डिफीट करेंगे या हम ओवरऑल इसको ओवरकम नहीं करेंगे ये हमारे साथ इसी तरह से चलता रहेगा और हमने 1 साल ऑलरेडी ये देखा कि हम किस तरह से हमारे साथ हमारी मुश्किलात का हमें सामना हुआ और जो बेसिक मकसद है इस प्रोग्राम का आज का वो अवेयरनेस है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन तो उसको तो खैर हमारे पास डॉक्टर इकबाल मसानी मौजूद हैं और वो उसको क्लियर करेंगे। कोविड-19 जो है वो सबसे ज़्यादा जिनको रिस्क में हैं वो लोग हैं जिनको मतलब हम उनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क और इट इज़ अ न्यू इलनेस कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड कोरोना वायरस और आपके जितने भी लंग्स हैं और जो एयरवेज हैं उसमें आपको ये आपके इसको अफेक्ट करता है कोरोना वायरस। इट इज़ स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज़ एंड माउथ एंड जब हम ड्यूरिंग कफिंग या ड्यूरिंग स्नीजिंग और ये आपके मुंह या नाक के थ्रू जो है वो आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है। कोरोना वायरस जो है वो किसी भी तरह की बॉडी को अफेक्ट कर सकता है और लेकिन जो 2 तरह के जो लोग जैसे हमने बताया कि 2 लेवल रिस्क है, हाई लेवल रिस्क और वेरी हाई लेवल रिस्क। सिम्पटम्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेन्स के साथ जो हैं वो चेंज हुए हैं लेकिन जो बेसिक सिम्पटम्स हैं वो फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लॉस और चेंज टू योर सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट। लेकिन इनमें से अगर आपको कोई भी कॉमन सिम्पटम आपको नज़र आता है तो आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और ऑफ कोर्स यू कैन कॉल योर जीपी फॉर द रेफरेंस। जो 6 बुनियादी चीज़ें हैं जिससे हम कोविड-19 से महफूज़ रह सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो मतलब हाथ मिलाना शेकिंग हैंड्स हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना है 2 मीटर्स बिटवीन
मतलब बिटवीन 2 पर्सन देयर शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। हाथ का जो है वो डॉक्टर इकबाल ने ख़ास तौर पे मेंशन किया था कि हाथ धोने का वो आपको बताएंगे भी, गाइड भी करेंगे कि सही हाथ धोने का तरीका अभी भी क्या है, और दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन। And whenever you are sneezing or coughing, you have to cover your mouth especially, and avoid touching too much of your eyes and nose अपने हाथों से। तो और ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हम 1 साल से हम आपने मुख्तलिफ सेशंस में इस चीज़ को आपने देखा होगा, लेकिन एंड यू हैव टू क्लीन योर सरफेसेस, और जितनी भी सरफेसेस आपके कॉन्टैक्ट में है उसको डिसइंफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फेस कवरिंग के लिहाज से भी डॉक्टर इकबाल की सजेशन थी कि हम वी कैन कवर आवर माउथ एंड नोज विद डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क अवेलेबल इन द मार्केट, बट यानी उसमें उसकी साइट्स खैर अभी आगे आ रही हैं, लेकिन जो जो जिन मुल्क में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, जैसे सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा फेस कवरिंग की स्ट्रिक्टनेस है कि आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में हैं या शॉप्स में हैं, शॉपिंग सेंटर्स में हैं, तो आपको ना सिर्फ एक दूसरे से जो है वो 2 मीटर्स अपार्ट रहना है, दूर रहना है, उसके साथ-साथ आपको जो है वो अपने फेस को कवर करना है। और ख़ास तौर पे जब आप उन लोगों को विज़िट करें जो कि हाई रिस्क पर हैं, तो आप ना सिर्फ उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, बल्कि अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो कि 70 से जिनकी एज अबव है, वो मेडिकली वल्नरेबल हैं, और आपको चाहिए कि आप उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें और इस तरह से अनकवर्ड फेसेस के साथ उनको ना मिलें। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो फेस मास्क है वो आपका प्रॉपर्ली आपके चेहरे को जो है वो टच करे, और आपके कोई गैप, कोई भी यानी आपकी फिटिंग बिल्कुल लूज़ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो क्लॉथ फेस कवरिंग शुड कवर योर नोज एंड माउथ एंड गो अंडर द चिन, और उसके बाद जो है वो हमेशा आपने अपने मास्क को, अगर वो कॉटन का है तो उसको ज़रूर धोना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही मास्क जो है वो काफ़ी दिन तक चलाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है आपका मास्क। अगर आप डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको जल्द अज जल्द उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। डिस्पोजेबल मास्क जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, और आपने उसको अपने सबसे पहले उसको लगाने से पहले अपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज करना है, ताकि आप उस मास्क को कंटेमिनेट ना करें। और जो मेटल स्ट्रिप जो इस डिस्पोजेबल मास्क के साथ दी हुई होती है, उसको अपने नोज़ के साथ सिक्योर कर लेना है, ताकि कोई भी गैप या कोई भी डिस्टेंस मेंटेन आपके चेहरे और मास्क के बीच में ना हो, जिसकी वजह से आप इन्फेक्ट हो सकें। और जब भी आपने उसको उतारना है तो आपने अपने आउटर साइड ऑफ द मास्क को नहीं टच करना, क्योंकि दैट इज़ द एरिया जहाँ पे तमाम आपके वायरस जो हैं वो स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये डिफरेंट आपको नज़र आ रहे हैं। मोस्टली जब आप बाहर जाएंगे तो आपको इस तरह के लोग नज़र आएंगे। हमें ख्याल रखना है कि हमें अपनी नाक को कवर करना है, और उसको जो है वो अपनी चिन पे कवर करने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो आपका बेसिक पैसेज है वो नाक और आपका मुंह है। और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, और इंशाल्लाह डॉक्टर इकबाल मसानी इसको गाइड भी करेंगे, कि हमेशा अपने हाथों को अच्छे से धोना है, और उसकी टेक्निक भी आपको डॉक्टर इकबाल बताएंगे। और उसके बाद डॉक्टर इकबाल ये स्लाइड आप कवर कर दीजिएगा फिर। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ओके, सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेनेंस ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर, ये हम पूरे 1 साल में हम देख रहे हैं, और उसको भी इंशाअल्लाह ताला जो डिटेल्स हैं और जो सेकंड और थर्ड स्ट्रेन के बारे में भी डॉक्टर इकबाल आपको कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ स्क्रीन पे जो है वो एनोटेशन ना करें, कुछ भी ना लिखें, ताकि इसको डिस्टर्बेंस जो है वो ना हो। डॉक्टर इकबाल आप का इंट्रोडक्शन जो है वो माशाल्लाह आप मतलब जितनी भी आपकी तारीफ़ की जाए वो कम है, ख़ास तौर पे आपकी तमाम सर्विसेज़ हमारे लिए। और एक सेकंड मैं स्क्रीन अनशेयर करती हूँ। डॉक्टर साहब जो स्टैटिस्टिक्स थी वो भी प्लीज़ आप जो हैं वो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर दीजिएगा प्लीज़। जी डॉक्टर, जी जी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी, ये जो है ये एक्सप्लेन कर दीजिए आप, या मैं करूं? जी डॉक्टर, आप कर दीजिए थोड़ा-सा प्लीज़, फिर आपका आप जी जी, ये जो
हमारे सामने जो स्लाइड नज़र आ रही है, ये स्लाइड जो है हम आपको बताते हैं कि अब तक 133 मिलियन लोग जो है सारे दुनिया भरे में वो कोरोना से अफेक्ट हो चुके हैं और उसमें से 75 मिलियन लोग जो है वो रिकवर हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि 133 में से 75 मिलियन लोग रिकवर हो गए हैं और 2 मिलियन और 90,000 लोग जो है वो जो है वो मुतवफ़ी हुए हैं, जिनकी डेथ हुई है, जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं। और उसमें से भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तादाद में लोग जो अफेक्टेड है वो है अमेरिका में, जबकि हमारा एक तस्वुर ये है कि सबसे ज़्यादा विकसितशील और सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल मुल्क जो है वो अमेरिका है। उसमें तकरीबन तकरीबन 31 मिलियन लोग अफेक्ट हुए हैं और उसमें से 560,000 लोग जो है वो मुतवफ़ी हुए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। दूसरे नंबर पे ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया के अंदर तकरीबन तकरीबन जो कोरोना से सफ़र होने वाले लोग हैं वो 13 मिलियन की तादाद है और उसमें से तकरीबन तकरीबन 11 मिलियन लोग जो है वो सही हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं और 167,000 पीपल अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल रिसोर्स दे हैव डाइड। और उसके बाद में नंबर आता है फ्रांस और रशिया का। तो इतने सारे लोग जो है वो कोविड से सफ़र हो चुके हैं और कितने ज़्यादा लोग जो है वो कोविड के वजह से इंतकाल फरमा चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक खौफनाक मंजर है और इस खौफनाक मंजर से बचने की क्या तारीख हो सकती है, क्या तरीके हो सकते हैं, इसको मैं इंशाअल्लाह अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये चेंज होता चला जा रहा है। ये जो सिचुएशन जो अभी नज़र आ रही है ये धीरे 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 बदलती नज़र आ रही है और बदलने की वजह क्या है, किस तरह से बदल रही है और उसके असरात किस तरह से बदल रहे हैं, ये सब से इंशाअल्लाह मैं आपको मेरे अपने लेक्चर में आगाही कराऊंगा। तो आइए चलते हैं मेरे लेक्चर की तरफ और इसके अंदर में जो है मैं आपको सबसे पहले ये बात बताऊंगा कि आज के लेक्चर का जो उन्वान है वो है इफेक्ट ऑफ कोविड पैन एंडेमिक ऑन द डेली लाइफ और डेली लाइफ के ऊपर जो भी उसके असरात है उसकी वजह क्या है, इसके साथ में मैं आपको मुतारफ कराऊंगा। और ये जो है वो इस तरीके से है। एक तो इसकी वजह ये है कि एक मिनट इसको मैं, हाँ ठीक है ना जी। अब डॉक्टर मैं चाह रही थी कि आपकी ये मेरी स्लाइड्स है जी जी और डॉक्टर मैं चाह रही इसको थी कि आप आपकी तस्वीर भी जो है वो साथ नजर आती तो एक। तस्वीर नजर नहीं आ रही? जी जी अब आ रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब इसके अंदर में मैं जो है ये प्रेजेंटेशन जो मैं लाया हूँ, इस प्रेजेंटेशन को मैं आपको बताता हूँ। इसमें तस्वीर नजर नहीं आ रही होंगी, सिर्फ प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है, सही है ना? हेलो जी डॉक्टर आप भी नजर आ रहे हैं थोड़े से। हाँ अभी नजर आ रहा है ना। अब देखिए कि ये मेरी दूसरी स्लाइड है और द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कोविड डिसीज। नाउ बेसिकली मैं आपको दोनों जबानों में इंशाल्लाह अपने आप को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो है वो चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कोविड डिसीज, व्हाट इज अ पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन फॉर दैट इज ए म्यूटेशन ऑफ द वायरस इज टेकिंग प्लेस। अब ये म्यूटेशन क्या होता है ये मैं आपको 1-2 मिनट के बाद में बताऊंगा। ये म्यूटेशन की वजह से जितने भी वायरस के जो स्ट्रेन्स है जिसको हम कहते हैं म्यूटाजेनिक स्ट्रेन्स, ये चेंजेस जो है वो दूसरे तरीके से हमको इन्फेक्शन में प्रोसेस कर रही है। यानी इसका इन्फेक्ट करने का तरीका और उसके बाद में हमारे जिस्म में इन्फेक्ट होने का तरीका, ये दोनों बदल रहे हैं बिकॉज द स्ट्रेन, जो वायरस का जो स्ट्रेन है, जो म्यूटाजेनिक स्ट्रेन है, उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं ये मैं आपको 1-2 मिनट में बताता हूँ। अच्छा, तीसरी बात ये है कि ये जो नए जो स्ट्रेन है जो अभी हम लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जैसा कि यूके के अंदर में तकरीबन तकरीबन 13 से 14 मुख्तलिफ डिफरेंट स्ट्रेन्स बाहर से आए हुए हैं और वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो उसका असर ये पड़ रहा है कि जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है तो बहुत सारे स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कि वैक्सीन को रेजिस्टेंट है, वैक्सीन लेने से उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो ये है वैक्सीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स। और उसके बाद में
अब ये हो रहा है कि चूंकि ये वायरस अपना पवित्रा बदल रहा है, अपना कैरेक्टर बदल रहा है, इस लिहाज से नई नई आए दिन इंफॉर्मेशन जो है वो अखबारों में, टीवी के जरिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए हम तक पहुंच रही है, और उसका असर ये पड़ रहा है कि सब लोग जो है ना बिल्कुल परेशान हो गए हैं कि एक दिन एक खबर आती है, दूसरे दिन दूसरी खबर आती है। तो इसके मुतालिक भी मैं इंशाअल्लाह अपने आने वाली स्लाइड में कुछ तबसरा करूंगा। इसके साथ में हम चलते हैं कि कोविड-19 ने हमारे जिंदगी को किस तरीके से अफेक्ट किया है, व्हाट वे द कोविड-19 हैज अफेक्टेड our day-to-day life. Now, actually, what is happening is our day-to-day life is slowing down, and along with slowing down of the life, there is a slowdown of the global economy. हर एक इंसान जो है वो माशी हालत के एतबार से बहुत ही संकुचित हो गया है, बहुत ही क्रंची हो गया है. They affected thousands of the people who are either sick or being killed due to the spread of this disease. एक माशरे के अंदर एक किस्म की ऐसा लग रहा है कि माशरा पूरा के पूरा बीमार हो गया है इस बीमारी की वजह से, और इस बीमारी की वजह से बहुत से लोग जो है वो मुतवफ़ी हो रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं. तो ये एक इसका बड़ा समा है जो लाखों की तादाद में नजर आ रहा है. द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ दिस वायरल इन्फेक्शन इज फीवर, कोल्ड, कफ, पेन इन द बोन्स एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम. इसकी मैं वजाहत आई विल बी एबल टू स्पीक टू यू ऑन दिस वन in my few more slides coming up. So the total effect of all the three important points are, there are important things that probably making us serious, and we have to settle this issue. Now, how to settle this issue? Until the vaccine was available, we were all hoping that the vaccine will solve all these problems. But now the vaccine is available, and vaccine has partially solved our problem, not a full problem. That I'm going to discuss to you in my next slide. And this presently impact of the COVID is on our healthcare. All the healthcare system is totally getting busy. किसी भी अस्पताल के अंदर बेड्स खाली नहीं है, आईसीयू खाली नहीं है, किसी अस्पताल के अंदर में मरीजों को लेना बंद कर दिया है, बिकॉज एक भीड़ सी लगी है. तो एक हुजूम सा लगा है एक माशरे के अंदर में. हर आदमी जो है जो कोविड से सफर हो रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं अस्पताल में दाखिल हो जाऊं. अस्पतालों में जगह नहीं है, और जो लोग अस्पताल में दाखिल हुए हैं और उनकी तबीयत इतनी नासाज है कि उनको आईसीयू की जरूरत है, वो आईसीयू के अंदर जा नहीं पा रहे. और जो लोग आईसीयू के अंदर दाखिल हो गए हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से रेस्पिरेटर, जो वेंटिलेटर जिसे हम कहते हैं, वो तादाद में अवेलेबल नहीं है. तो हर एक इंसान जो है जो सफर हो रहा है वो पूरी तरह मुलविस है अपनी अपनी परेशानियों में, और वो परेशानियां इस कदर आगे बढ़ रही है कि पूरी तरह जो है एक हुजूम सा लगा है सोसाइटी के अंदर में, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं. अच्छा, इसी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज एन ओवरलोड ऑन द डॉक्टर्स. जो लोग ट्रीटिंग डॉक्टर्स है दे आर कंप्लीटली ओवरलोडेड. वो चाहे इधर ध्यान दे या उधर ध्यान दे या उधर ध्यान दे. एक तो ये है कि चूंकि ये लागत डिसीज है, बिकॉज ऑफ इट इज ए कम्युनिकेबल डिसीज, तो डॉक्टर भी जो है ना एकदम करीब आने से डरता है, वो दूर ही से आपसे बात करता है. और मरीज भी जो है वो सही तरीके से बात करके उसकी तशफ़ी नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर ने उससे थोड़े दूरी से बात की है. और दूसरी बात, इतने लोग हुए अस्पताल के अंदर में कि अस्पताल की कैपेसिटी को एक्सीड कर गए हैं. इस वजह से मरीज को तशफ़ी नहीं है, डॉक्टर को तशफ़ी नहीं है, तो एक सॉर्ट ऑफ पैंडेमोनियम जो है वो क्रिएट हुआ है. अच्छा, इसके साथ साथ में जो बाहर में मेडिकल शॉप्स है, लोगों की कतारें लगी हुई है दवाएं लेने के लिए, क्योंकि इतने लोग बीमार पड़े हुए हैं कि वो पहले जैसा मामला नहीं है कि आपने जाके ले लिए मेडिसिन, पैसे दे दिए और दो अल्फाज से मीठे से बात कर लिए मेडिकल शॉप वाले से. अब तो मेडिकल शॉप वाले के पास में बिल्कुल वक्त ही नहीं है कि पेशेंट से बात करे या पेशेंट को एक्सप्लेन करे. अच्छा, इसके साथ में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई है कि हर आदमी चाहता है कि उसको पूरी तरह से जो है वो अटेंशन मिले, और वो अटेंशन जो है इस हुजूम की वजह से, इस हेवी एसोसिएशन की वजह से उसको मिल नहीं पा रहा है. तो उसके दिल के अंदर में ये बात जो है खटक रही है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, हर चीज़ के मैं पैसे दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी मुझे जो है वो तशफ़ी नहीं है, मुझे तसल्ली नहीं है कि लोग मुझसे जो है सही तरीके से बात नहीं करते. इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि इतना हुजूम, इतनी गर्दी, इतना ज़्यादा जो है वो एसोसिएशन है कि इसके अंदर में
जो है वो लोग अपने आप को पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। ये तो हो गया आज के दौर का कोविड का हाल। अब मैं चलता हूँ कोविड के इम्पोर्टेंट प्रोसेस के तरफ जो कि बदल रहे हैं। आइए अब जो है वो साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि कोविड का वायरस कैसे बदल रहा है। अब आप देखेंगे ये जो तस्वीर जो आपके सामने है, ये है कोविड वायरस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर आपको स्पाइक्स नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो है ये स्पाइक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पाइक है, ये स्पाइक है, ये सारे स्पाइक्स है। इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। और जब वायरस इतने बेतहाशा स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा है और इतने बेतहाशा स्पीड से फैल रहा है, तो ये जो स्पाइक प्रोटीन जो आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर चेंजेस होते जा रहे हैं। ये जिस तरीके से स्पीड से मल्टीप्लाई कर रहा है, उसके अंदर पे ये स्पाइक प्रोटीन जो है, इसके अंदर पे अब स्पाइक प्रोटीन क्या है? इट इज बेसिकली ए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जो है वो बेसिक यूनिट है प्रोटीन का, और इस स्पाइक प्रोटीन के अंदर तकरीबन 120 से 150 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। तो जब ये इतने स्पीड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है अमाइनो एसिड का इस पर्टिकुलर स्पाइक प्रोटीन के अंदर, वो बदलता जा रहा है। और यही वजह से ये कैरेक्टर जो है वायरस का बदल रहा है। इसी को कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है, इट इज अ चेंज इन द कैरेक्टर of the virus itself because of the change in the amino acid sequence occurring in the spike protein. इसके वजह से because of the changes occurring in the amino acids in the spike protein, the virus is changing its character. और जब कैरेक्टर चेंज करने की बात होती है, तो उसके अंदर में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कि वायरस जिस तरह अफेक्ट करता है वो भी चेंज हो रहा है। वायरस के अफेक्ट होने के बाद में जिस तरीके के सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, और वायरस का इन्फेक्ट करने के बाद में किस तरीके से मरीज जो है वो सफ़र हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि देयर इज ए चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ दिस वायरस, और चेंज इन द कैरेक्टर यहाँ से हो रहा है, ये स्पाइक प्रोटीन है। अब चलते हैं कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूटाजेनिक वायरस है जिसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, इसको न्यू स्ट्रेन कहते हैं। ये न्यू वायरस है, वायरस वही है मगर उसके कैरेक्टर नए हो गए हैं। अब उसके अंदर में सबसे पहला जो चेंज जो हमें नजर आ रहा है वो है मसल पेन एंड मसल एक्स। पहले ये नहीं होता था। पहले वायरस के अंदर में जब ये वायरस नमूदार हुआ मार्च में और अप्रैल में 2020 में, तब जो है इस वायरस के अंदर ये कैरेक्टर नहीं था। मगर अब जो है ये एक्स एंड पेन्स बहुत हो रहे हैं। सोर थ्रोट भी जो है बहुत कॉमन सिम्टम है। उसके बाद में डायरिया, लूज मोशंस, ये जो है ये एक नया सिम्टम है जो नए म्यूटेशन वायरस की वजह से हो। उसके बाद में डिसकलरेशन ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, ये भी एक नई चीज है। उसके बाद में सीवियर हेडेक, उसके बाद में स्किन के ऊपर रैश और खुजली, और जो दूसरा जो नया सिम्टम है वो ये है कि आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है कंजंक्टिवा के अंदर में, और कंजंक्टिवा के अंदर एक अजीब सी खुजली हो रही है जो कि इंसान उसको खुजाता है तो वो और जो है वो उभर के आता है। तो ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम जो है ये म्यूटाजेनिक स्ट्रेन्स के वजह से है। पहले जो अहम कैरेक्टर थे वो इन्वॉल्वमेंट के वजह से बुखार आता था, उसमें जो है सांस लेने में तकलीफ होती थी, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के और आज़ा के अंदर वो सिम्टम तो है ही, मगर इसके अलावा ये सारे सिम्टम जो है ये इनमें इजाफा हुआ है, और ये सिम्टम जो है दीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन ऑफ द वायरस स्ट्रेन। अब चलते हैं आगे। पिछले बार तकरीबन 1-1.5 महीने पहले जब मुझे मौका दिया गया था पढ़ो एंड पढ़ाओ ने, तो मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ही तसल्ली से आप लोगों से बात की थी और आप लोगों को एश्योर कराया था कि वैक्सीन जो है वो ज़रूर ले लीजिए और उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। बट एट द सेम टाइम देयर वाज सम प्रॉब्लम, वेरी फ्यू, आई मीन अगर आप 10,000 लोगों की तादाद ले तो 1-2 लोग जो है उस वैक्सीनेशन से परेशान हुए थे, मगर वो भी ऐसी परेशानी कि उसको सेटल किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है।
लिहाजा हमने खुल के ये बात कही थी कि आप वैक्सीनेशन बिस्मिल्लाह करके ले लें ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और ये भी बताया था मैंने कि वैक्सीनेशन के 2 डोज है और मुख्तलिफ कंपनियों के वैक्सीन अपने अपने प्रॉपर्टी के अंदर थोड़े अलग है एक दूसरे से, मगर सब वैक्सीन जो है अल्टीमेटली वो एंटीबॉडी बनाते हैं जिस्म के अंदर, जो कि प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। अब ये वैक्सीन लेने के बाद में अब नई चीज सामने आई कि क्या वैक्सीन आपने दो डोजेस ले लिए जो कि उसके मुनासिब डोज है, किसी में 3 महीने के बाद दूसरा डोज है, किसी में 2 महीने के बाद दूसरा डोज है, और किसी टाइप के वैक्सीन में 1-1.25 महीने के बाद में दूसरा डोज है। वो मुख्तलिफ कंपनियों के वैक्सीन मुख्तलिफ तरीके से है। अब ये बताने का वक्त नहीं है, मगर अगर आप इस वैक्सीन के डिटेल में जाना चाहते हैं तो मेरा वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर पढ़ो एंड पढ़ाओ के चैनल में अभी भी मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने बड़ी वजाहत के साथ में आपको इस वैक्सीन के बारे में डिटेल में बताया था। अब जो सवाल पूछा जा रहा है, क्या वैक्सीन ले लिए हमने? हाँ ले लिए, 2 डोज ले लिए। अब क्या मास्क निकाल दें? अब क्या हाथ धोना बंद कर दें? अब क्या 2 मीटर की दूरी जो हम लोगों ने अख्तियार की थी एक दूसरे से, क्या उसके अंदर कोई तकफीर या उसके अंदर कोई कमी की जा सकती है? ये सारे सवाल जो है बहुत ही जोर और शोर से माशरे के अंदर लोग पूछ रहे हैं। मेरा जवाब इसके लिए ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते अभी, न तो मास्क निकाल सकते हैं, न 2 मीटर की दूरी दूर कर सकते हैं, और ना ही जो है वो प्रिवेंटेटिव जो मेजर जो हमने लिए थे इन टर्म्स ऑफ वॉशिंग द हैंड, ये भी नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ नई चीजें उसमें इजाफा कर गई है। इसके बारे में मैं अपने अगली स्लाइड के अंदर आपके साथ में तस्करा करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है अभी तकरीबन हम पर आयद है और हमको इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना है। इसकी वजह क्या है ये मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूं। चलिए अब देखिए कि ऑल प्रिकॉशंस आर मस्ट इवन आफ्टर वैक्सीनेशन। जबकि आप वैक्सीन ले चुके हैं, जबकि आपके जिस्म के अंदर प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, इसके बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, वैक्सीन लेने के बाद में इस बात की गारंटी है कि जितना पहले वैक्सीन के पहले सीवियर इन्फेक्शन हुआ करता था और जितने लोग उससे हलाकत पा गए उसकी तादाद यकीनन बहुत कम हो गई। और वैक्सीनेशन लेने के बाद में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, ला कद्दर अल्लाह ला समा अल्लाह, तो वो बहुत ही माइल्ड किस्म का वैक्सीन इन्फेक्शन हो रहा है और उसमें हलाकत के तो चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो वैक्सीनेशन ने एक सबसे फायदा हमको ये दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ द डिसीज, द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, it has become less, and at the same time the mortality which was very high as a result of severe infection has reduced down to very few percentage, has reduced down to less than 2%. So vaccination has affected our life in a positive way by reducing the severity of the disease and by reducing the mortality of the disease. Now let us come to some details about this particular part. Full vaccination in 2 doses develops the protective immunity. It has already developed the protective immunity in the people who have taken the 2 doses, full doses of vaccination. But there is no guarantee that after vaccination you will not get the disease. We are seeing the people who are vaccinated but not following the protective rule which has been given. In those cases only you are finding that the corona is affected. But those people who have taken the full vaccination and following all complete protection, actually the incidence of corona has reduced very much. Now variable strains, जो नए जो strains अभी because of mutation, they are emerging very fast and they have a different configuration. तो वो वजह है कि वो viruses जो है ना वो infect कर रही है. Hence all precautions we have taken needs to be followed. वो सारी प्रिकॉशन जो हमको पहले बताई गई थी उस सब का पालन करना है, उस सब के ऊपर जो है वो मुस्तैद हो रहा है, रहना है, ताकि वैक्सीनेशन भी आपने लिया और वो प्रिकॉशन भी अगर रखेंगे तो आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ नई चीजें सामने आई है। अगर आपने इस तरीके के नए प्रिकॉशंस अगर आपने फॉलो किए तो उससे तो कोरोना के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाते हैं। तो इवन फ्यू न्यूअर प्रिकॉशंस they offer a better protection. ये newer precaution क्या है? ये precaution है nasal wash by saline.
ये सलाइन जो है ये नॉर्मल सलाइन होती है अपनी जो मरीजों को दिया जाता है, और नॉर्मल सलाइन में तो क्या है, एक तो बॉटल में होती है या आप अपने घर में भी नॉर्मल सलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, तो उस तरीके से आप प्रिपेयर कीजिए और अपने नाक को धोइए। अब उसके धोने का तरीका भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। उसके ये नेजल वॉश जो है और नेजल सलाइन वॉशिंग, ये इतना बेहतरीन तरीका है कि आपके नाक में जो कोरोना वायरस घुसा हुआ है और वो वहां जाके बैठा हुआ है, वो पूरा के पूरा जो है वो पानी के जरिए नीचे आ जाता है। ये इसका डिटेल प्रोसेस और छोटा सा वीडियो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। अब और एक दूसरा तरीका है जो बहुत कॉमनली यूज किया जा रहा है, वो है कि आप अपने ड्यूटी पे है, आप अपने दुकान में है, आप अपने स्टोर में है, आप टीचर है, क्लास ले रहे हैं, या मुख्तलिफ किस्म के शोबों के अंदर मुख्तलिफ लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ऐन इम्कान है कि उनके जिस्म के ऊपर वायरस कभी कभी लग जाए अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो। अब ये तो समझ में नहीं आता कि कौन सा पेशेंट इन्फेक्टेड है और कौन सा पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं है, मगर बाहर सूरत अगर आपने इस पॉइंट को ले लिया कि भाई कुछ वायरसेस जो है किसी से हाथ मिला लिया गलती से। अब होता यह है माशरे के अंदर, आप तो चाहते हैं कि हाथ ना मिलाए, सामने वाला पुरजोर तरीके से हाथ सामने करता है, अब आपके सामने कोई तरीका ही नहीं होता कि आप उसके हाथ को पीछे विड्रॉ करें, आपने हाथ मिला लिया और अल्लाह ना करे कि उसको जो है वो कोरोना इन्फेक्शन रहा और आपके हाथ में आ गया। तो ये सारी चीजें होती है जो भूले भुलाए से हमारे डे टू डे लाइफ में आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में हॉट शॉवर, जैसा ही आप अपने घर को पहुंचे, किसी चीज को छूने से पहले आप सीधा जो है वो टॉयलेट में जाए, हम्माम में जाए और एक गर्म शावर ले ले। गर्म शावर से मुराद ये नहीं है कि बॉईल किया हुआ पानी, बल्कि जैसे जैसा आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसा आप सहन कर सकते हैं इस तरह से आप पूरे जिस्म पे शावर ले। वायरस जो है इतनी सेंसिटिव है कि ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम जिसे कहते हैं कुनकुना पानी, उसमें वो वायरस खत्म हो जाती है। तो जो वायरस आपके हाथों पे लगी है, आपके जिस्म में कहीं और आपके कपड़ों पे लगी है, तो कपड़े तो आपने वॉश करने डाल दिए, वो तो निकाल के सीधा जो है वो वॉशिंग बास्केट में डाल दिए। अब आपको हॉट शावर, हॉट बाथ, हॉट हम्माम लेना है, और उससे क्या होगा, और अगर उसके ऊपर आप साबुन लगाते हैं तो सोने पे सुहागा है, तो जो साबुन आप हाथों पे लगाते हैं वो और गर्म शावर, उससे जो है वो आपकी एक्सटर्नल जो वायरस है जो आपको हाथ मिलाने में, किसी से बात करने में, आपके कपड़ों पे लगी है, वो जो है इमीडिएटली खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। लोग शायद इसको न समझे, मगर मेरा अपना तरीका ये है, मैं रोज दिन में 4 बार हॉट शावर लेता हूँ। अस्पताल जाने से पहले, अस्पताल से आने के बाद में सुबह की ड्यूटी में, फिर अस्पताल जाने से शाम में ड्यूटी से पहले, और रात में अस्पताल से वापस आने के बाद में 4 हॉट शावर लेता हूँ, तब कहीं मुझे चैन आता है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत ही नायाब है और इस बहुत सारी चीजों से बहुत सारा फायदा है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कहते हैं कि हमारी ग्रैंड मदर्स रेमेडी, दादी माँ के नुस्खे, उसके अंदर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमको बहुत फायदेमंद है। कलौंजी, कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि ये जो है इम्यून बूस्टर है। दूसरी एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है यमसून, जो कि मिडिल ईस्ट में बहुत कॉमन है, हर जगह बकालों में मिलती है। हनी, शहद, इसके अलावा जिंजर, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, इसका हम रेगुलरली अगर इस्तेमाल करते रहे तो ये सारी चीजें जो है वो इम्यून बूस्टर कहलाती है, जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को जो है वो बूस्ट करती है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि वो मैंने जो आपको एक बात पहले बताई थी नेजल सलाइन वॉश, उसके मुतालिक थोड़ा सा मैं डिटेल कर दूं कि वायरस जो है वो 2 जगह से आपके जिस्म में एंटर होता है। एक तो होता है, बल्कि 3 जगह से। सबसे ज्यादा उसकी एंट्री होती है थ्रू द नोज, थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरी जो एंट्री होती है थ्रू माउथ, वो जाता है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में। और तीसरी जो एंट्री होती है वो आपके आंखों के जरिए, वो लोकली आपके आंखों के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की बीमारी पैदा करता है। तो सबसे जो ज्यादा एंट्री जो वायरस की मुनासिब है, पॉसिबल है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे थ्रू द नोज। अब आप देखिए, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप हाथ वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद में अपने चेहरे को हाथ लगाना
आप थोड़ा सा कम कीजिए, बल्कि ना कीजिए, इसलिए कि आपके हाथ को लगे वायरस जो है वो चेहरे पे आकर आपके नोजल सिस्टम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में दाखिल होती है। तो दिस नीड्स टू बी ब्लॉक्ड बाय द मास्क कंटिन्यूअसली। इसीलिए इस ट्रांसमिशन को बंद करने के लिए आई एम सॉरी, इस ट्रांसमिशन को बंद करने के लिए आपको मास्क लगाना जरूरी है। मास्क पे भी मैं आऊंगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से रोकने के लिए आपको मास्क का जरिया, और दूसरा ये कि खानों को ताज़े पकाकर गर्म खाएं। बासी खाने जो है उसको अवॉइड करें ताकि वायरस उसके ज़रिए आपके मुंह में न जाए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में न जाए। सो इसके लिए हमको जो भी चीज़ें हम बकाले से और मार्केट से ख़रीदते हैं उसको, ख़ास तौर पे सलाद की चीज़ें, ककड़ी है, खीरा है और टमाटो है, गाजर है, मूली है, इन चीज़ों को सही तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में से हम लाते हैं तो इनको डेफिनेटली सही तरीके से धोएं, सिर्फ पानी से धोना काफ़ी नहीं है। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो सुपरमार्केट के अंदर आपको एक मखसूस उसका फ्लूइड मिलता है जो कि इन सारी वेजिटेबल्स को धोने के लिए दस्तयाब है। उसको डाइल्यूट करके उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है कि उसको 100 ml 5 लीटर में डाल के, उसको पानी को फेंकना नहीं है, वो 5 लीटर पानी जो है एक बर्तन में जमा करके रखना है और उसके अंदर जो है ये वेजिटेबल डाल के एक 15 मिनट उसमें रखना है, फिर उसमें से निकाल के पानी में वॉश करके, तो वो पानी वैसे ही रखना है। इस तरीके से वो 3-4 दिन वो पानी चलता है। मगर अब ऐसा है कि हर जगह ये चीज़ें दस्तयाब नहीं है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? एक्चुअली हम लोग जो है बर्रे सगीर से ताल्लुक़ रखते हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम इंडो पाक प्लेसेस, तो हम लोग हमेशा नुस्खों की कोई ना कोई तब्दील अपने आप में रखते हैं। तो उसके लिए ये एक्चुअली बकाले की चीज़ों को धोने का और तरीका ये है कि आप जो है वो नमक का पानी बनाएं। मगर नमक का पानी कैसा कि 5 लीटर नमक के अंदर 3 चमचे नमक डाल के उसको डिजोल्व कर ले और उस पानी को वैसा ही रखें। उस पानी में जो है वो आपका सारे टोमेटो, ककड़ी, खीरा और ये जो भी वेजिटेबल लाते उसमें 15 मिनट रखें, तो वो नमक का पानी जो है वो वायरस को ख़त्म कर देता है। उसके बाद में दूसरे बर्तन के अंदर साफ सुथरा पानी रखें और उसमें वो निकाल के दूसरे बर्तन में डाल दें, उसमें 10-15 मिनट रखें और उसके बाद में फिर उसको काट के आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो है ये एक तरीका है। मगर पहले तो आप ये चीज़ चेक कर लीजिए कि आपके सुपरमार्केट के अंदर वो जो प्रोटेक्टिव सोल्यूशन है वो डेफिनेटली इससे बेहतर है, मगर ये भी जो है उससे कम नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपको वो फूड को भी इस्तेमाल करना है ताकि वो आपके मुंह के ज़रिए वो वायरस एंटर ना हो। अब ये नेज़ल वॉश का जो तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, नेज़ल वॉश विथ सलाइन। अब ये सलाइन जो है इसका तरीका ये है कि ये नेज़ल वॉश की एक बॉटल मिलती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और उसी बॉटल के साथ में आपको एक सैचे मिलता है जो कि नमक का सैचे है। वो नमक का सैचे उस बॉटल में उस एक मिकदार तक पानी लेके, सादा पानी अपना, और उसके अंदर वो सैचे डाल दे और बॉटल को हिला ले तो वो सलाइन बन जाती है, नॉर्मल सलाइन। और उससे जो है आपको नाक को धोना है। अब आप देखिए नाक को धोना है, आप बात इसको किस तरह धोना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूँ। इसके अंदर एक बॉटल के अंदर वो लेके आपको नाक के एक साइड में वन ऑफ द नॉस्ट्रिल, आइदर द राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, उसको बॉटल को प्रेस करेंगे तो वो पानी जो है आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ऊपर जाएगा और राइट नॉस्ट्रिल से निकल के आएगा। तो इसके बीच में जितनी भी वायरसेस है, जितने भी एलर्जिक पार्टिकल है, वो सब दूसरे तरीके से निकल आएंगे। दिस इज द डेफिनेट वे ऑफ रिमूविंग द एलर्जेंस एंड द वायरस पार्टिकल। अब ये जो बॉटल है ये आप अपने घर में भी बना सकते हैं, मगर ये रेडीमेड अवेलेबल है जो ज़्यादा सुपीरियर है। नाइल मेड करके एक कंपनी है, उसका मैंने एड्रेस आपको दिया हूँ, नाइलमेड, www.nilemed.com। ये वो बॉटल बनाती है और ये बॉटल जो है वो अमेजोन के ऊपर बिल्कुल अवेलेबल है और बहुत सस्ती है, कोई महंगी बॉटल नहीं है। और इसके जो सैचे है ये भी अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सैचे महंगे हैं, रोज सैचे इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आप अपने घर में सलाइन बना सकते हैं। सलाइन बनाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप 1200 ml 1 लीटर एंड 200 ml पानी को एक साफ सुथरे बर्तन में ले और उसके अंदर 1 ग्राम 1200 ml में 1 ग्राम नमक डिजोल्व करें। ये आपका नॉर्मल सलाइन बन गया।
ये नॉर्मल सलाइन के अंदर, तो फिर वो बॉटल में भर के आप उससे जो है अपने नाक को धो सकते हैं। अब ये बॉटल क्या है, नाक को धोया कैसा जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले स्लाइड में बता रहा हूँ। और ये अगले स्लाइड के अंदर एक छोटा सा वीडियो है जो आपको मैं पेश कर रहा हूँ। देखिए ये वीडियो गौर से देखिए, इसके अंदर वॉइस भी है और इसके अंदर वीडियो भी है। अब देखिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो है नेजल रिंसिंग विथ अ नॉर्मल सलाइन। अब आप देखिए ये वीडियो, ये जो है ये बॉटल है, नील मेड की बॉटल है। हाँ जी जी, करूँ वीडियो? मैं चालू करता हूँ, अगर ये चला तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप वो वीडियो प्ले कर दी। एक मिनट, अब देखिए ये वीडियो चल रहा है। हाँ चल तो रहा। नहीं डॉक्टर, आपके पास चल रहा है, वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। आपके पास आपने शायद स्क्रीन नहीं शेयर की हुई, इसलिए हाँ मैं प्ले कर देती हूँ, एक सेकेंड। आ रहा है क्या निकट? नहीं डॉक्टर, आपने स्क्रीन नहीं शेयर की हुई, इसलिए नहीं आ रहा। मैं अच्छा अच्छा, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, आप उधर से चला दीजिए फिर वीडियो, ठीक है ना? एक मिनट रुक जाइए। ओके। अच्छा निगत, ये आपको नजर आया क्या वीडियो? हेलो निगत, ये आपको वीडियो नजर आया क्या निखत? नहीं डॉक्टर, आपकी वीडियो नजर। अच्छा, तो आप वीडियो को प्ले कर दीजिए अपने तरफ से। एक मिनट रुकिए। अभी जो है मिसेस निखत जो है इस वीडियो को अपने तरफ से प्ले करेगी, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। वो वही वीडियो जो मैंने प्ले किया, मगर मुझे ये बताया गया कि वो वीडियो आप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि इंटरनेट जो है वो सही तरीके से नहीं आने की वजह से। तो अभी मिसेस निगत जो है ये वीडियो आपको पोस्ट कर रही है, और आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अंदर सही तरीका है कि नाक को किस तरह धोया जा सकता है। नव ये वीडियो जो है मिसेस निगत आपको पोस्ट कर रही है। हाँ ये वीडियो, It's safe, simple to use, and provides quick relief to help you breathe easy. Before you get started, make sure your hands are clean. Next, fill the bottle to the line with lukewarm distilled water or previously boiled water. Mix in the packet of Neilmed Sinus Rinse solution and give the bottle a swirl, making sure it's dissolved. Standing over the sink, bend forward and tilt your head slightly down. Keeping your mouth open and without holding your breath, place the cap snugly against your nose. Squeeze the bottle gently until the solution starts draining from the opposite nasal passage. Keep squeezing until you used about 1/2 to 1/4 of the bottle. Then blow your nose very gently and repeat on the other side. Now your sinuses are clear and you can breathe easy. जी डॉक्टर। जी जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो तरीका है वो है नाक को किस तरीके से धोया जा सकता है, और ये तरीका इतना इफेक्टिव है कि इससे जो है कोरोना होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये नेजल वॉश का तरीका है। Nasal health. After a procedure with Dr. ये हाँ अच्छा, नाउ आवाज आ रही है मेरी निगत अभी? नाउ जी डॉक्टर, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही है ना? अब मैं आपको ले चलता हूँ कि इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या है और इसको कैसा पहचाना जा सकता है। देखिए कोरोना के टोटल 5 फेजेस है, और उसमें हमको इसको पकड़ना है पहले 2 फेज के अंदर में। अगर हमने कोरोना वायरस इन्फेक्शन को पहले 2 फेज के अंदर पकड़ लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये समझिए कि कामयाबी पूरी है। अब आप ये 5 फेजेस कौन सी है इसको समझ लीजिए। There are 5 phases of the corona which you need to understand. The corona has first phase which is called as initial phase. It is very early symptoms like fever,
like cough, like sore throat, like diarrhea और like body ache, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले जो है देयर इज अ फीवर, और फीवर के साथ में देयर इज अ लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। टेस्ट जो है जबान का खत्म हो जाता है, और हमारा जो स्मेलिंग का जो सेंसेस है, इफ यू स्मेल अ फ्लावर you won't be able to smell the flower properly. This is the first phase which is called as the initial phase. अगर ये आपके इसमें या आपके किसी रिश्तेदार को या दोस्त को अगर ये फेज में आपने उसको पकड़ लिया तो फौरन आप जो है वो कोरोना का टेस्ट करवाइए, बिल्कुल भूलिए मत, कोरोना का टेस्ट करवाइए। और अगर वो कोरोना पॉजिटिव आता है तो देन डेफिनेटली यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम इन अ डिफरेंट वे। दूसरी वे जो है, दूसरा सेकंड फेज इज अ वायरल फेज। इस फेज के अंदर वायरस जो है वो नाक में से अंदर जाके वो आपके बॉडी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, और हर चीज जो है वो फीवर भी जोर से आता है, उसके बाद में सर्दी खांसी भी जोर से हो जाती है, और उसके बाद में आपका सर में दर्द काफी होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी तो यहाँ तक कि आपको सांस लेने में भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ये वायरल फेज है, इसमें वायरस जो है वो आपके बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब ये वायरस सर्कुलेट हो कर डिफरेंट ऑर्गन जो है हमारे, जैसा लंग्स है, जैसा लिवर है, जैसे किडनीज है, उसमें वो सेटल होता है। तो तीसरी जो फेज है वो है ऑर्गन अफेक्शन। उसके अंदर में लंग्स, लिवर, हार्ट एंड ब्रेन, ये चार मेन ऑर्गन है जिसके अंदर वो वायरस जाके सेटल होता है। ये जो फेज है ना, ये बड़ी डेंजरस फेज है। अब लंग्स में अगर जाके सेटल हो गया तो आपका सांस लेने में तकलीफ हो जाएंगी, लिवर में अगर सेटल हो गया तो मुख्तलिफ लिवर के सिम्टम सामने आएंगे, हार्ट में अगर सेटल हो गया तो हार्ट के सिम्टोमेटोलॉजी सामने आएंगी, और ब्रेन में अगर सेटल हो गया तो ब्रेन के सिम्टोमेटोलॉजी सामने आएंगी। इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स इस पर्टिकुलर फेज में आते हैं, और ये फेज जो है वो बहुत बुरी फेज है। इस फेज से निकल के बाहर आना बहुत मुश्किल है अगर आप छोटे मोटे अस्पताल में दाखिल हुए तो। अगर बड़े अस्पताल में दाखिल हुए तो ऐन इम्कान है कि आपको लंग्स का वेंटिलेटर के ऊपर ट्रीटमेंट, लीवर का ट्रीटमेंट, हार्ट का ट्रीटमेंट और ब्रेन के ऊपर ट्रीटमेंट करके कुछ इन चांसेस होते हैं। चौथी जो फेज है उसे कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। साइटोकाइन स्टॉर्म जो है ये स्टॉर्म यानी तूफान, ये तूफान वाली फेज है। ये साइटोकाइन नाम का एक सब्सटेंस जो जिस्म में डेवलप हो जाता है, और उसका तूफान जो है वो पूरे इंसान के जिस्म में आता है, और वो तूफान से बच के निकलना, इसकी मॉर्टेलिटी जो है वो 97% है। 3% लोग ही उसके तूफान से बाहर आ सकते हैं, और इस तूफान के अंदर आपको वेंटिलेशन लगाना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन जो है पूरी तरह से फेल हो जाता है। लंग्स आर फुल्ली अफेक्टेड। आपके लंग्स का जब सीटी स्कैन निकलते हैं तो आपके लंग्स को सफेद नजर आते हैं, उसके अंदर कोई जो है वो ऑक्सीजन लेने की जगह नहीं होती है। इसके लिए आपको फोर्सफुली ऑक्सीजन देना पड़ता है वेंटिलेटर के जरिए, और ये साइकिल जो है ये बहुत ही सीरियस साइकिल है, और इससे निकल के आना सही तरीके से ये तो बस अल्लाह ताला ही के अख्तियार की बात है। और ये फेज तकरीबन 2 के 3 दिन रहती है, और उस फेज में कोई इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बाहरी नजर नहीं आते। उसके बाद में जो ऑर्गन अफेक्ट हुए हैं फेज नंबर 3 के अंदर, लंग, लीवर और हार्ट और ब्रेन, उसके फेल होना नजर आता है, और वो एक एक करके वो ऑर्गन फेल होते हैं, और फिर जो है वो मॉर्टेलिटी जो है वो इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पर्सन। तो हमको ये समझना भी जरूरी है कि पहले 2 फेज, इनिशियल फेज और वायरल फेज के अंदर में अगर आप डॉक्टर के पास में चले गए और डॉक्टर ने एंटी वायरल ट्रीटमेंट दे दिया और मुख्तलिफ किस्म के उसके प्रोटोकॉल है वो अगर दे दिए, तो चांसेस है कि आप जो है पूरी तरह से वापस आ सकते हैं। इसके लिए मैंने ये बताया कि व्हाट दीज आर द प्रॉब्लम्स इन द ट्रीटमेंट। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पता चला तीसरी फेज से चौथी फेज में चला गया और उसी में टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर जो है बहुत मुश्किल की बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, और इसके अंदर में क्या इन्वेस्टिगेशन किए जा सकते हैं। ये पहली फेज और दूसरी फेज के अंदर में ये इन्वेस्टिगेशन एज एन आउट पेशेंट अगर आप करा लें तो भी आपको एक अच्छा खासा अंदाजा आता है कि ये इस मरीज की क्या प्रोग्नोसिस या इस मरीज का फ्यूचर या मुस्तकबिल क्या हो सकता है। ये है सबसे पहले एक्सरे चेस्ट। अगर उसको सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है या खांसी बहुत हो गई है
तो सबसे पहले एक्सरे चेस्ट करवाइए ताकि आपको समझ में आए कि लंग्स की क्या सिचुएशन है एक्सरे चेस्ट में। और उसी वक्त जो है लेबोरेटरी में जाकर सीरम फेरेटिन, डी डाइमर, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे सीआरपी कहते हैं, और ईएसआर इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की टेस्ट, ये 4 टेस्ट है जो कि बुनियादी टेस्ट है। और ये टेस्ट जो है आपको बताती है कि मरीज को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर सीरम फेरेटिन लेवल बहुत ज़्यादा है, डी डाइमर की लेवल ज़्यादा है, आपको फौरन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। सीरम फेरेटिन की लेवल नॉर्मल है या थोड़ी ज़्यादा है, डी डाइमर बढ़ा नहीं है, सीआरपी जो है वो 30 to 40 के रेंज में है और ईएसआर भी बढ़ा नहीं है, तो ऐसे मरीज को घर पे ट्रीट किया जा सकता है। और इस मरीज को घर पे ट्रीट करने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि उसको होम आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है और उसको डॉक्टर की दी हुई ट्रीटमेंट घर पे दी जा सकती है। मगर ये कब? जब आपके एक्सरे चेस्ट भी नॉर्मल है, सीरम फेरेटिन, डी डाइमर, सीआरपी और ईएसआर टेस्ट जो है ये बिल्कुल विद इन द नॉर्मल रेंज है, तो डॉक्टर खुद आपसे ये कहेगा कि भाई ये पेशेंट जो है घर पे ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले उसको घर में आइसोलेट करें, एक कमरे में मास्क पहनाएं और सिर्फ वो बैतुल खला के लिए बाहर जाए, यानी घर में बैतुल खला हो तो बहुत ही अच्छी बात है, या अगर बाहर है तो बैतुल खला के लिए बाहर जाए। बाकी किसी तरीके से उसको बाहर निकलना नहीं है, न किसी से मिलना है, न किसी से बात करना है, और उसको पूरी ट्रीटमेंट जो डॉक्टर देते हैं वो लेना है। दूसरा तरीका, अगर ये पैरामीटर जैसा कि मैंने आपको बताया, सीरम फेरेटिन, डी डाइमर और सीआरपी, ये अगर अपने हदों से थोड़े बाहर है तो हॉस्पिटलाइजेशन निहायत ही जरूरी है। इस फेज के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन करने से पेशेंट बच सकता है, या अगर अल्लाह ताला की मंशा हो तो वो बचाया जा सकता है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सारे फैसले जो है वो अल्लाह ताला करता है या भगवान करता है, जो भी जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। अगर ये पैरामीटर बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं तो शायद हो सकता है कि उसको आईसीयू के अंदर भी जाना पड़े, मगर पहले हॉस्पिटलाइजेशन करो और उसके बाद में फिर डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि वो नॉर्मल रूम में रहेगा हॉस्पिटल के या फिर आईसीयू में जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है 1, 2, 3 बड़ी अहमियत रखती है और इसको इसी तरीके से लेना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। ये आपकी मालूमात के लिए है, आपको इसमें घबराना नहीं है, ना ही आपको कोई चीज अपने हाथ से करना है, मगर सही मालूमात सही वक्त पे इंसान को बहुत मदद कर सकती है। इसलिए मैंने अपने प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीजें रखी है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस फॉर द होम बेस्ड ट्रीटमेंट। घर के अंदर अगर आप को पेशेंट की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ा पॉइंट, इट शुड नॉट बी स्टार्टेड बाय यू। आप खुद डॉक्टर ना बने, आप ये सारी ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर के अंडर करें, डॉक्टर के एडवाइस के अंदर करें। होता यह है कि 2-4 चीजें बता दी, लोग अपने खुद ही डॉक्टर बन गए, उन्होंने सही अपने फार्मेसी से खरीद के लाई और शुरू कर। ये कतई ना करें, ये किसी डॉक्टर के जेरे नजर और जेरे एहतियात करना चाहिए। खुद को डॉक्टर बन के ये ट्रीटमेंट कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। अब ये ट्रीटमेंट के क्या तरीका है? एक है पैरासीटामोल, ये है फीवर के लिए। दूसरा है एंटीबायोटिक, जो कॉमन एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं वो है जिथ्रोमैक्स और इरेथ्रोमाइसिन, और उसके साथ में विटामिन सी 2 ग्राम, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, विटामिन डी और विटामिन सी, इसका इस्तेमाल किया जाए। पानी खूब पीना है, पानी नहीं पीने के वजह से कोरोना के अंदर में बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके साथ में है स्ट्रिक्ट रूम आइसोलेशन, और रूम आइसोलेशन में भी आपको मास्क पहन के रहना है, डिस्टेंसिंग रखना है, रूम के बाहर आना नहीं है। रूम के अंदर 2 लोग भी नहीं होंगे, एक ही आदमी होगा या एक ही खातून होगी, जो भी है, उससे मिलना भी नहीं है, उसको अंदर ही रखना है। वो चाहे किताबें पढ़े, टीवी देखे, सब कुछ अलाउड है, मगर उससे मिलना अलाउड नहीं है। तो मास्क पहन के रहे वो और डिस्टेंसिंग करे। उसके साथ में कुछ ग्रैंड मदर्स रेमेडी, जिसका मैंने प्रीवियस स्लाइड में जिक्र किया, कलौंजी, जिसे हब्बे सौदा कहते हैं, ये एक बहुत ही मुफीद किस्म की दवा है और ये इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। इसको गर्म पानी के साथ में लिया जा सकता है। और दूसरी एक जड़ी बूटी है, इसका नाम है यनसून। मिडल ईस्ट के अंदर में ये यनसून बहुत कॉमन है, इसको भी लिया जा सकता है। उसके बाद में अदरक और हल्दी, ये तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिसको मैं खुद इस्तेमाल कर चुका हूँ अपने छोटेपन से। मेरी दादी माँ मुझे जो है, वो जब कभी भी सर्दी खांसी होती थी या जब कभी बुखार आता था
तो सबसे पहला जो है वो दूध में हल्दी डाल के पिलाती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है कई बार मैं शफायाब हुआ हूँ। तो लिहाजा इतने, अभी मेरी इतनी उम्र है मगर फिर भी मैं जरा सा भी कुछ हो जाए तो पहले हल्दी वाला दूध पीता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है मुझे तशफ़ी होती है और अल्लाह ताला मुझे शिफा भी देता है। उसके बाद में ये आइसोलेशन कितने दिन करेंगे घर में? 7 से 10 दिन तक इसका आइसोलेशन करना है। इस बीच डॉक्टर को बताने के लिए जाना है, और उसके गाइडेंस के अंदर में अगर उसने कहा तो ट्रीटमेंट भी चेंज करना है। ये गाइडलाइंस है होम बेस्ड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। अब इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं डॉक्टर खुद चेंज कर सकता है, मगर ये जो है ये ब्रॉड टर्म गाइडलाइंस है। मैं फिर से आपको कहूंगा कि इस गाइडलाइंस को आप शुरू ना करें, आप खुद डॉक्टर न बने, आप किसी डॉक्टर के जेरे नजर इसको बताएं और शुरू करें, क्योंकि इट कुड टर्न आउट टू बी वेरी डेंजरस अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो। इसके लिए मैंने बोल्ड लेटर के अंदर लिखा है कि इट शुड बी स्टार्टेड ओनली अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर। नो सेल्फ मेडिकेशन, खुद अपने तरफ से कोई मेडिकेशन न दे, ये बहुत जरूरी है और इसको समझ लीजिए आप। अब चलते हैं आगे। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद में क्या होता है? अक्सर सवाल ये पूछा जाता है कि भाई हमने तो हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। यही एक शिकायत होती है, वो कुछ नहीं कर रहे, सलाइन दे रहे हैं बस और चल रहा है, मरीज तो और बद से बदतर हो रहा है। अब इसको भी सोच लीजिए आप, आपको उसका भी इल्म होना चाहिए कि हॉस्पिटल में जब आप शरीक करते हैं अपने मरीज को तो क्या होता है। मेडिकेशंस आर वेरी एक्सपेंसिव। आप समझ लीजिए कि जो वायरल फेज जिसको मैंने तीसरी फेज बताई है, उस फेज के अंदर में अगर एंटीवायरल ट्रीटमेंट किया जाए तो वो बिल्कुल ही इतना जबरदस्त तरीके से असरअंदाज होता है कि पेशेंट जो है वो तीसरे दिन ही जो है उठ के खड़ा हो जाता है। अब ये एंटीवायरल जो है ये बड़े महंगे हैं। या पाकिस्तान में उसकी कीमत बता सकता हूँ, एक इंजेक्शन जो है तकरीबन 5 से 6 हजार रुपए का है। अब आप पाकिस्तान की करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लीजिए तो वो कई बार तो अवेलेबल भी नहीं होता, दस्तयाब भी नहीं होता, अगर मिल जाए तो किस्मत वाले। तो ये इंजेक्शन जो है ये 7 दिन लेना है, और इसके वजह से इसकी जो थेरेपी है वो बहुत ही महंगी थेरेपी कहलाती है। इसके बाद में ऑक्सीजन तो 24 घंटे चलता रहता है हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में, उसकी कीमत है। अब हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में अगर उसको सांस लेने की तकलीफ ज्यादा हो गई या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसको फिर आईसीयू में डालते हैं, तो आईसीयू के चार्जेस और लग जाते हैं। हॉस्पिटल्स आर फुल। आजकल तो इतना सब होने के बाद, इतने लोगों से पैसे लेने के बावजूद भी कोई जगह खाली नहीं है। ऑल हॉस्पिटल्स आर फुल, देयर आर नो वैकेंट बेड्स इन द ट्रीटिंग हॉस्पिटल। एंड कुछ जगह तो ये भी होता है ना कि एक इंसान का एक फितरत होती है कि जिस चीज के अंदर बहुत ज्यादा लोग मुलविस हुए हैं तो लोग अपना चीटिंग भी करना शुरू कर देते हैं, वो पेशेंट की एक्सप्लॉइटिंग करते हैं, खूब पैसे वसूल करते हैं। और अभी तो आम लोगों की जबान में यह कहता है कि इन लोगों का दौर आया है हॉस्पिटल वालों का, इन्होंने खूब चीरना है, काटना है, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इस बात से ज्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर हो भी सकता है, उसको मैं नहीं भी नहीं कह सकता। मगर अब ऐसा है कि सारी चीजें इतनी महंगी है कि हॉस्पिटल को ये सारी चीजें करनी पड़ती है, तो लिहाजा वो आपसे ही पैसे लेंगे। मगर अब यह है कि कुछ हॉस्पिटल कुछ ज्यादा ही कुछ कर लेते हैं और वो ज्यादा ही पैसा वसूल कर लेते हैं, वगैरह वगैरह की शिकायतें सुने आती है। अब ये कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर में गवर्नमेंट की जो अस्पतालें हैं वो जो है उनके पास में बड़ी लिमिटेड फैसिलिटीज है। वो पूरी फैसिलिटीज सब लोगों को दे नहीं सकते, इतने सारे वेंटिलेटर नहीं है, इतने सारे बेड्स नहीं है, इतना ढेर सारा ऑक्सीजन लगता है, उसकी भी जो है वो फैसिलिटीज नहीं है। लिहाजा लोग जो है वहां से फिर जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, और प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद में सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि साहब ये जो है पैसे चीरने की मशीन है। अब ये कहाँ तक सच है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर ये मैंने तासुरात आपके सामने इसलिए रखे कि आपको इससे जो है वो आशना होना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले मंजिल की तरफ, वो है स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट क्या है? हमारा जो एतकाद है, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो मजहब है, हमारा जो, उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हमको पता चलती है। चाहे आप मुसलमान हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे अगर आप दूसरे दिगर मजहब के से ताल्लुक़ रखते हैं
तो आपके भी मजहब में ये सारी चीजें आपके पुरखों ने आपको बताई है। अब इसको कहते हैं स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। तो इसका असर है, मैं खुद इसका पैरोकार हूँ और मुझे जो है इससे बहुत मोहब्बत है, इसलिए कि ये जो है ना इंसान की साइकोलॉजी को बिल्ड करता है, इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है और हर इंसान ये सोचता है कि नहीं मैं अच्छा हो जाऊंगा। इस बात की सोच, इस बात का कॉन्फिडेंस भी जो है ना ये अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। लिहाजा मैं स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट को एक अहम मकाम देता हूं अपनी जिंदगी में और अपने दोस्तों से। अब 1 2 3 4 5 पॉइंट सुन लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव, क्योंकि वो आपका धाड़स बंधाती है, आपकी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाती है। लिहाजा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई पर्सनली बिलीव इन इट वेरी मच। अब ये क्या है, ये कौन से ट्रीटमेंट है? दुआएं। आपको हदीसों के अंदर में, आपको दुआओं की किताबों में, आपको मौलाना के पास में या आप कहीं आलिमों के पास जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी दुआएं हैं, क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारी दुआएं हैं और जुडाइज्म में भी बहुत सारी दुआएं हैं जो अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करके अल्लाह ताला की रहनुमाई आपसे दिलाती है। तो ये दुआएं हैं। अब दुआओं के बाद में रुकैयाज। रुकैयाज क्या है? ये रुकैयाज जो है ये झाड़ फूक कहलाती है, उसको अरबी में रुकैया कहते हैं। तो इन दुआओं के जरिए इलाज करने को कहते हैं इलाज बिल रुकैया। तो आपको पढ़ के जो है वो पानी पे दम करना है, मरीज पे दम करना है या मुख्तलिफ चीजों पे दम करके वो चीज वो मरीज को देनी है, इसको कहते हैं रुकैया। तो दम करने को पानी पे दम करके या दूध पे दम करके या खजूर पे दम करके उस मरीज को खिला दे तो उससे वो मरीज शफायाब होता है। इस इलाज को कहते हैं इलाज बिल रुकैया अरबी में। और चूंकि मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीजें बड़ी कसरत से पाई जाती है। तो ये भी बड़ी अहमियत वाली चीज है जो कि स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। उसके बाद चलते हैं आगे, लाइव सदका एंड मन्नत। सदका जो है ये है गरीबों के लिए कोई चीज को खर्च करना, और चाहे अनाज देना, रुपये देना या अल्लाह की राह में किसी चीज की कुर्बानी करना, इस नियत से कि अल्लाह ताला मरीज को शिफा दे, वो सदका कहलाता है। अब वो सदका कभी भी किया जा सकता है, मगर अक्सर लोग सदके को तभी याद करते हैं जब कोई उनका यार दोस्त बीमार होता है। तो लाइव सदका बोले तो बकरे की कुर्बानी या मुर्गी की लाइव सदका देना, या अगर सदका नहीं दे सके और सदका देने की इस्तिताअत नहीं है तो उस वक्त जो है वो सदका देने की मन्नत कोई मान लेता है कि अल्लाह ताला ये फला चीज अच्छी हो जाएगी तो मैं मन्नत लेता हूँ कि मैं जो है इसके अच्छे होने के बाद में ये सदका दूंगा। तो सदका देना बड़ा अहम चीज है और उसके मुतालिक ये कहा जाता है कि सदका जो है वो मौत और हयात के माबैन आता है अगर सदका दिया जाए तो। और अगर सदका देने की इस्तिताअत नहीं है या कोई वक्त नहीं है या कोई सिचुएशन नहीं बन रही है तो उसकी मन्नत भी मानी जा सकती है और फिर मन्नत को वो इंसान के ठीक होने पर पूरा कर देना चाहिए। ये सारे तरीके जो है ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के हैं एंड इसका अपना अपना मकाम है हर रिलीजन में और हर सेक्ट में और हर मजहब में। और ये हमारी फैमिली का भी एक बिलीफ होता है कि जिस जिस मजहब से, जिस जिस रिलीजन से आपका ताल्लुक है, आपकी फैमिली का भी बिलीफ होता है ये सारी चीजें जो है ये मौत और हयात के माबैन बीच में आती है और इससे जो है इंसान को बचाया जा सकता है। मगर ये सब वन मस्ट डू इट एंड ट्राई इट, मगर कब? ट्रीटमेंट के साथ साथ। आप ट्रीटमेंट को ना छोड़े और इसको पकड़ ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर ट्रीटमेंट को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होना है, ट्रीटमेंट को तो करना ही करना है, उसके साथ में सेकेंडरी ट्रीटमेंट ये है। तो वन मस्ट डू इट एंड ट्राई इट आफ्टर doing all kind of treatment और in the process of treatment मरीज को ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं और इधर ये भी कर रहे हैं। मगर आप इसको ट्रीटमेंट छोड़ के यही सिर्फ ना करें, क्योंकि इसके मुतालिक ये है कि पता नहीं आपकी दुआएं कबूल होती है नहीं होती है, आपका सदका कबूल होता है नहीं होता है। इसके लिए सारी ट्रीटमेंट तो अस्पताल में या घर में करनी ही करनी है और उसके साथ में ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करनी है। सिर्फ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट के ऊपर आप भरोसा पूरी तरीके से करके न रहे
इसको एज एन एडिशनल पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जरूर करें। और इंशाअल्लाह दोनों, इससे साइकोलॉजी भी बनेगी, उधर ट्रीटमेंट भी चल रहा है, ये दोनों मिलके आपके मरीज के ऊपर असरअंदाज होंगे और इंशाअल्लाह आपका मरीज जो है वो शिफायाब होगा, शिफा पा लेगा। बस इसके साथ में मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड प्रे फॉर योर सेफ्टी एंड हेल्थ। अब आपके पिछले बार जब मैंने वैक्सीनेशन के ऊपर तकरीर की थी तो ढेर सारे सवाल मुझे आए। कुछ सवाल डायरेक्ट आए, कुछ सवाल ये जो लीडर्स हैं हमारे पढ़ो और पढ़ाओ के, इनके थ्रू आए। ये लीडर जो है जज़ाकल्लाह खैर, उनको मिसेस निखत जमील के बाद में मिसेस सना खान और मिसेस समीरा मोहसिन, ये 3 लड़कियां, अब मैं उन्हें लड़की कहूँगा क्योंकि ये मेरी बच्चियों के बराबर है, मेरी बेटी के उम्र के हैं ये लड़कियां। तो बड़ी मेहनत की थी और सवाल जो है लोगों के उन तक आए और उन्होंने बड़ी मेहनत करके मुझ तक पहुंचाए और मैंने उसके सवाल को जवाब उनको दिए। फिर वो जवाब उन्होंने जो है वो जवाब जिन्होंने सवाल पूछा था उन तक पहुंचाए। इन्होंने बड़ी कोशिश और बड़ी काविशों के साथ में ढेर सारे सवालों के जवाब सवाल मांगने वालों से दिए थे। और अब भी आप अपना सवाल कर सकते हैं, या तो आप मुझे भेजें या तो इन तीनों में से किसी एक को भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि आपके सवालों के जवाब में दूं ताकि आपको तशरीफ हो। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच टू यू फॉर ऑल। आपने मुझे याद किया और इन लोगों को कहा। We have already questions here. जी। Someone has asked about the vaccination for the lactating mothers. अच्छा, वैक्सीनेशन इन ए फीडिंग मदर। ब्रेस्ट फीडिंग में वैक्सीनेशन के मुतालिक अब तक के लिए कोई ठोस ऐसी गाइडलाइंस नहीं है, मगर रिसेंटली जो है वो फाइजर ने प्रेग्नेंट वुमेन और फीडिंग मदर के लिए वो ट्रायल शुरू की है। और दूसरी ट्रायल उन्होंने शुरू की है चिल्ड्रन बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज। मगर इन दोनों केस में कोई ऐसी ठोस ऐसी गाइडलाइंस अभी तक अवेलेबल नहीं है। इंतजार कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस 15 दिन के अंदर या निस्फ रमजान के अंदर में फाइजर और मॉडर्ना की तरफ से, दोनों के तरफ से जो है इसके ऊपर बड़ी कोशिश की जा रही है और ये लोग जो है ना वो अलाउ करेंगे, ऐसी उम्मीद है क्योंकि इनके रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव है। मगर आज की तारीख में, आज के दिन तक कोई ऐसी गाइडलाइंस अभी अवेलेबल नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट वुमन को ये वैक्सीन दिया जा सकता है। लिहाजा अभी परहेज कीजिए और इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर में इसका कोई ना कोई फैसला आपके सामने आएगा। और वो आएगा तो बड़ी धूम से आएगा क्योंकि ये बहुत लोगों के सवाल है। तो लिहाजा अखबारों में, सोशल मीडिया पे और टीवी के अंदर वगैरह ये बड़े धूम से आएगा अगर उसको अलाउ किया तो। अब इसको अलाउ करने वाले कौन है? अलाउ करने वाले हैं सऊदी FDA सऊदी अरेबिया के अंदर, और दूसरे अलाउ करने वाले हैं FDA अमेरिका में। FDA अमेरिका ने अलाउ कर दिया तो समझ लीजिए दुनिया में सब जगह अलाउ हो जाता है वो। तो इसके लिए इंतजार करना होगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव फैसला आएगा। डॉक्टर, बहुत सारी क्वेरीज जो हैं, और पहले भी एक मतलब वो चला था कि वो DNA ट्रांसलेशन का और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के मुतालिक लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। और ख़ास तौर पे मतलब सऊदी गवर्नमेंट ने तो मतलब हमें अलाउ मतलब कंपलसरी वो कर दिए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर रहे हैं लगाने से। तो आप इसको मतलब थोड़ा अवेयरनेस सॉर्ट ऑफ कोई सेंटेंस देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग खासकर पाकिस्तान में कंफ्यूज हैं और मुझे लगता है कि आगे जाके ट्रैवलिंग में ये बहुत कंपलसरी हो जाएगा। ये जो एक गलत फहमी है कि हमारा DNA चेंज होता है, हमारे बेसिक कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, हमारे दिमाग पे उसका असर पड़ता है, ये सारी बातें बिल्कुल बेबुनियाद है। इसकी वजह ये है, मैं बताता हूँ गलत की, कि पहले जो 2 कामयाब वैक्सीन है फाइजर का और मॉडर्ना का, उसकी बुनियाद जो है वो mRNA पे है। तो कई लोगों ने mRNA को गलत तरीके से समझकर ऐसी अफवाहें और अगवाहें उड़ा दी है कि ये mRNA आपके DNA को चेंज करता है। ऐसी कोई बात आज तक किसी भी रिसाले में, किसी भी मॉडर्न जर्नल में, किसी भी रिसेंट स्टडीज के अंदर नहीं आई। यानी ये पूरी तरह बेबुनियाद बात है। इससे आपका DNA बिल्कुल चेंज नहीं होता, और वो होगा भी कैसा?
आपका डीएनए जो है ये अल्लाह ताला ने इतने मखसूस तरीके से बनाया है कि वो आपके औलाद में ही दाखिल होता और कहीं नहीं जाएगा वो, समझ रहे? तो जौजा और मरा यानी दो के बीच में, शौहर और बीवी के माबैन जो डीएनए क्रॉस होता है वही डीएनए औलाद को जाता है, वो डीएनए कभी चेंज नहीं होता। दैट इज योर फिंगरप्रिंट। आपने सुना होगा कि फिंगरप्रिंट जो है ना, आपके जो निशान है उंगली। आई थिंक डॉक्टर इकबाल सानी डिस्कनेक्ट हो गए। थोड़ी देर में वो दोबारा ज्वाइन कर और एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन प्लीज़ हमारा जो जी डॉक्टर आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप प्लीज़ अपना माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज़। अभी आवाज नहीं है? जी डॉक्टर। अभी आवाज आ रही है? बस बेसिकली यही था कि आ रही है आवाज? जी जी आ रही है डॉक्टर साहब। जी हाँ जी, फरमाइए। डॉक्टर पता नहीं आपका जी आपका सवाल। आई थिंक ये कुछ इंटरनेट के इश्यूज अब जी डॉक्टर बस यही इंटरनेट तो बात चल रहा है, खासतौर पे हाँ। पाकिस्तान और इंडिया में लोग जो हैं वो रिलक्टेंट हैं वैक्सीनेशन के लिए, और जबकि ख़ासतौर पे मतलब हेल्थ सिचुएशन आपको पता है, हेल्थ केयर सिचुएशन आपको पता है, तो जो लोग रिलक्टेंट थे उन्हीं को हम कन्वे करना चाह रहे थे कि वो वैक्सीनेशन लें। और रिगार्डिंग साइड इफ़ेक्ट्स भी डॉक्टर साहब, यानी फाइज़र के सेकेंड डोज के बाद लोगों को बहुत सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे। जी अब ये जो साइड इफेक्ट के मुतालिक ये है कि इसको डिसप्रपोर्शनेटली जो है ना ब्लोन अप किया गया है। ये मैं नहीं कहता कि साइड इफेक्ट नहीं हुए या नहीं हुए, मगर वो इतने कम लोगों में हुए हैं कि लोगों के अंदर अफवाह फैलते 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 जो है ना तो डिसप्रपोर्शनेट हो गई है। अब वो पहले ही जो है वैक्सीन लेने से पहले ये जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा था कि भाई जिसको एलर्जी है, सीवियर एलर्जी है, या जो लोग एड्रेनालिन लेते हैं या कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, तो एलर्जी के लिए जो वो इस चीजें ले रहे हैं तो वो लोग जो है वो वैक्सीन से दूर रहे। अब इसके बाद में अब ऐसा है कि भाई अब आप से फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लेते हैं। पिछले 25 सालों से मैं खुद इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ले रहा हूँ, बहुत ही कॉमन वैक्सीन है। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन में भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिएक्शन आ जाती है, मगर उसकी तादाद और उसकी मिकदार इतनी कम है कि उसको हम आम लोगों को ये नहीं कह सकते कि भाई ये लोगों में हुआ है। अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लोगों को मर्ज होता है, बहुत सारे लोगों को लिवर डिसीज होता है, बहुत सारे लोगों को शराब नोशी की आदत होती है। तो अब इन सारी चीजों में उसके रिएक्शंस आते हैं, मगर आम आदमी डॉक्टर आपका माइक अनम्यूट हो गया। हाँ नहीं माइक तो है, मगर वो मेरा इंटरनेट जो है ना वो शायद मेरा ख्याल है कुछ। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? जी आपका माइक जो है वो, हाँ, तो ये सारी उसकी जो है वो वजूहात है, मगर ये इस बात की बुनियाद नहीं हो सकती कि आप वैक्सीन न लें। वैक्सीन के फायदे ज्यादा है और नुकसान बहुत कम है, लिहाजा आपको वैक्सीन लेना चाहिए, मगर डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। अगर आपको एलर्जी है या आपकी तशफ़ी नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे वैक्सीन के जरिए कुछ परेशानी होगी, तो आप जरूर डॉक्टर से मशवरा करें और फिर वैक्सीन लें। मगर वैक्सीन लेना जो है ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है और इससे नुकसान कम है और फायदा ज्यादा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। अगर इंशाल्लाह हमारा अब ये टाइम अभी ओवर हो गया है, हम इंशाल्लाह अगर जैसे जैसे सवालात आते रहते हैं मैं आपसे आपको फॉरवर्ड करूँगी, और जिन लोगों ने आज हमारा सेशन अटेंड किया उनका भी बहुत शुक्रिया। और आप लोग आगे भी इस पैगाम को पहुँचाएँ, क्योंकि हमें अगर इस पेंडेमिक से, इस लॉकडाउन से निकलना है तो उसका वाहिद तरीका यही है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवा लें और अपने आप को और अपनी सोसाइटी को हम उससे इम्यून करें। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। इंशाल्लाह जैसे आपके पास सवाल आते हैं, आप जो लोग ग्रुप में मौजूद हैं वो ग्रुप में भी सवाल लिख सकते हैं। हम अब मीटिंग एंड कर रहे हैं, अगर कोई मुझे डायरेक्ट मैसेज करना चाहे वो भी कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
We are highly thankful, highly appreciative. Okay. हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा और इस तरह के और भी प्रोग्राम अगर लोग चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ और बिल्कुल, मुस्तैद आप हूँ इस लोगों बात के लिए, आप मुझे इत्तला करें। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया।